हाँ जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे हो गए। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सीपीसी कर रहे थे हरियाणा एडीए के लिए, ठीक है। कुछ दिन क्लासेस नहीं आ पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए, तो लास्ट जो क्लास थी हमारी सीपीसी की, उसमें हमने ऑर्डर नंबर 10 तक कर लिया था। तो आज हम ऑर्डर नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऑर्डर 11 से स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे जाके लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके अगर आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो कोई भी सब्जेक्ट, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हरियाणा एडीए की जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो ऑलरेडी लॉन्च हो रखी है, इसको भी आप परचेज़ कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे जाके। और अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफर आया है अनअकैडमी पे, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो 27 जुलाई तक अनअकैडमी पे अगर आप लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको फ्लैट 25% डिस्काउंट मिलने वाला है। ये 27 जुलाई तक का ऑफर है। आपको कोड यूज़ करना है लीगल पाठशाला 10, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर नंबर 11 ऑफ सीपीसी, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे प्री एग्ज़ाम में। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट ऑर्डर बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि ऑर्डर नंबर जो 11 है किस चीज़ से डील करता है? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन से डील करता है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 रूल हैं जो आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो जनरल सा फर्स्ट रूल है, आपको प्री के लिए याद रखना है, डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज, ठीक है। आप इंटेरोगेटरीज अपनी बना के दे सकते हो, उससे आप डिस्कवर कर सकते हो जो भी क्वेश्चंस आप फ्रेम करके देंगे। तो जनरली यहाँ से जो है रूल और ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आता है। डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज कौन से प्रोविज़न में दिया हुआ है? रूल 1 आपको पढ़ना है, ठीक है। रूल 2 के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आपको याद रखना है। एक टाइम पीरियड है यहाँ पे 7 डेज़ का, वो आपको याद रखना है। पर्टिकुलर इंटेरोगेटरी टू बी सबमिटेड, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, ऑन एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिलीवर इंटेरोगेटरीज। यहाँ पे एक टाइम पीरियड आपको याद रखना है, ये देखिए, द कोर्ट शैल डिसाइड विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड एप्लीकेशन। 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जब डिलीवर कर दी जाएंगे इंटेरोगेटरीज, ठीक है, द पर्टिकुलर पर्पज जो आप डिलीवर करना है वो कोर्ट में आप सबमिट कर दें और कोर्ट जो है 7 दिन के अंदर अंदर डिसाइड करेगी फ्रॉम द डे ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड एप्लीकेशन, ठीक है। उस एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए कोर्ट जो है 7 डेज़ का टाइम पीरियड यहाँ पे लेने वाली है। तो ये 7 डेज़ का टाइम पीरियड आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद आपको रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, ये सारे आप स्किप करके डायरेक्टली आएंगे रूल नंबर 6 के ऊपर, ऑब्जेक्शंस टू इंटेरोगेटरीज बाय आंसर। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। आपका जनरली यहाँ से डायरेक्ट सेक्शन आता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्शंस आपको रेज करना है, ठीक है, जिस भी इंटेरोगेटरीज के आप आंसर आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। यू वांट टू रेज द ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग दोज आंसर्स, ठीक है, ऑन द ग्राउंड एट, किस ग्राउंड के ऊपर? स्कैंडलेस है, इरेलीवेंट है, ठीक है, बोनाफाइडली नहीं पूछा गया, सूट के पर्पज़ के लिए नहीं पूछा गया क्वेश्चन, और एट मैटर इंक्वायर्ड इनटू आर नॉट सफिशिएंटली मटेरियल एट इस स्टेज के ऊपर सफिशिएंटली मटेरियल नहीं, या कोई भी ग्राउंड ऑफ प्रिविलेज या कोई भी ग्राउंड मे बी टेकन इन दी एफिडेविट। एफिडेविट के थ्रू जो है आप अपने ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे रिगार्डिंग दी आंसर्स टू द इंटेरोगेटरीज। ये प्री का क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिए। एफिडेविट्स के थ्रू ही आप जो हैं ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे और एफिडेविट्स के थ्रू ही आप आंसर सबमिट करेंगे। नेक्स्ट, रूल 6 के बाद अगेन रूल 7 भी इंपॉर्टेंट है, सेटिंग असाइड और स्ट्राइकिंग आउट इंटेरोगेटरीज। बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, कोई भी इंटेरोगेटरीज, जो इंटेरोगेटरीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो अपोजिट पार्टी आपसे पूछना चाहती है, एन इंटेरोगेटिव मे बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड दैट दे अगेन अनरीजनेबली वेक्शियस है, स्ट्रक आउट किया जा सकता है, प्रोलिक्स है, ऑपरेसिव, अननेसेसरी, स्कैंडलेस है, और कोई भी एप्लीकेशन लगाई जा रही है फॉर दिस पर्पस, मे बी, ये अगेन 7 दिन के अंदर अंदर आफ्टर सर्विस ऑफ इंटेरोगेटरीज आप डिसाइड करेंगे। यहाँ पे भी ये आपको याद रखना है, विद इन 7 डेज, ठीक है, 7 डेज के अंदर अंदर आप करेंगे। अब ये जो है रूल नंबर 8, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा, एफिडेविट इन आंसर फाइलिंग। इंटेरोगेटरीज जो होंगी, ये प्री में काफ़ी बार पूछा जाता है, जो भी इंटेरोगेटरीज होगी उनको आंसर किया जाएगा बाय वे ऑफ एफिडेविट। एफिडेविट के द्वारा आंसर किया जाएगा, कितने दिन के अंदर? विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर। ये भी याद रखना है कि जो भी इंटेरोगेटरीज है उनका आंसर आप एफिडेविट के थ्रू करेंगे और विद इन 10 डेज करेंगे, या फिर कोई भी टाइम पीरियड जो है कोर्ट फिक्स करने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, रूल नंबर 8 ऑफ ऑर्डर नंबर 11। रूल 8 के बाद डायरेक्टली आपको रूल नंबर 9, 10, 11 ये सारे स्किप करके आप रूल नंबर 17 पे आएंगे। देखो, जो रेलेवेंट है, मोस्ट रेलेवेंट है, उसको हम यहाँ पे कर रहे हैं। रूल 17 में भी जो टाइम फॉर इंस्पेक्शन व्हेन नोटिस गिवन, अपने अपोजिट पार्टी को नोटिस दे दिया, जैसे आप रूल 16 पढ़ेंगे, नोटिस टू प्रोड्यूस, ठीक है। अपोजिट पार्टी को आपने नोटिस दिया कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट भी कर सकते हो आप डॉक्यूमेंट, उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा। अभी कह रहे हैं नोटिस देने के कितने टाइम बाद, बड़ा क्लियर लिखा हुआ, द पार्टी टू होम सच नोटिस इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे नोटिस दे दिया, ठीक है, शेल विद इन 10 डेज, अगेन 10 दिन का टाइम पीरियड यहाँ पे रखना है। सो डिस्कवरी एंड इंटेरोगेटिव से क्वेश्चन आए तो 7 दिन का टाइम पीरियड या 10 दिन का टाइम पीरियड, तुक्का मारना तो इनको लेके मारना है, ठीक है, 7 डेज या 10 डेज, ठीक है।
फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस डिलीवर टू डेट पार्टी गिविंग, जिसने नोटिस दिया उसको आप इंस्पेक्शन करने के लिए डॉक्यूमेंट को डिलीवर कर देंगे, और जिस पार्टी ने नोटिस दिया था वो कितने टाइम में इंस्पेक्ट कर लेगी, यहाँ पे देखिए विद इन 3 days, ये जो लिखा हुआ है, स्टेटिंग ए टाइम विद इन 3 days फ्रॉम द डिलीवरी देयर ऑफ एट विच द डॉक्यूमेंट, 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 10 दिन के अंदर आप जो है फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस आप इंस्पेक्शन की अलाउ कर देंगे, सामने वाली पार्टी 3 दिन के अंदर उसको इंस्पेक्ट कर लेगी। बस आपको यही यहाँ पे याद रखना है, रूल नंबर 17। इसके बाद 18 नहीं पढ़ना, 19 आप स्किप करेंगे, 20 आप स्किप करेंगे, डायरेक्टली आपको रूल 21 पढ़ना है। ये प्री के लिए नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ये बड़ा अच्छा है, ठीक है, प्री में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आप उनकी कंप्लायंस नहीं कर रहे हो, एनी ऑफ द पार्टी, प्लेंटिफ भी हो सकता है, डिफेंडेंट भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव्स तो किसी से की जा सकती है, ठीक है। प्लेंटिफ अगर कंप्लाई नहीं कर रहा है तो क्या होगा, डिफेंडर अगर कंप्लाई नहीं कर रहा है तो क्या होगा। बड़ा सिंपल सा इन्होंने बताया कि कोई भी पार्टी अगर कंप्लाई नहीं कर रही है विद एनी ऑर्डर ऑफ आंसर इंटेरोगेटिव्स या डिस्कवरी और इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए, सो इन ए केस और प्लेंटिफ के केस में क्या होगा, बी लायबल टू हैव, उसका सूट जो है डिसमिस कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये प्री में क्वेश्चन आ सकता है। अगर प्लेंटिफ जो है आपका कंप्लाई नहीं कर रहा है विद द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है, इन दैट केस जो प्लेंटिफ का सूट होगा उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। क्यों डिसमिस किया जाएगा, फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब डिफेंडेंट की बात करेंगे तो जो डिफेंडेंट का जो डिफेंस है उसको स्ट्रक आउट कर दिया जाएगा। ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। और साथ ही साथ में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आपने डिफेंडेंट का जो प्लेंटिफ का सूट है जो आपने डिसमिस कर दिया है फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, अब प्लेंटिफ जो है, सब रूल 2A कहता है कि प्लेंटिफ का जो सूट डिसमिस हुआ है उससे प्लेंटिफ को प्रिक्लूड किया जाएगा फ्रॉम ब्रिंगिंग ए फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। मतलब आप सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर दोबारा वो वाला सूट भी इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो। तो रूल 21 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर फॉर डिस्कवरी, प्लेंटिफ के केस में आपका सूट जो डिसमिस कर दिया जाएगा फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिफेंडेंट के केस में उसका डिफेंस स्ट्रक आउट कर दिया जाएगा। यही कर सकते हैं हम, और कुछ कर भी नहीं सकते डिफेंडेंट के केस में, ठीक है। सो प्लेंटिफ को जब आपने उसका सूट जब डिसमिस कर दिया फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, अब क्या रेमेडी है उसके पास, कोई रेमेडी नहीं है। उसका सूट जो है यहाँ पे दोबारा से वो फ्रेश सूट लाई नहीं कर सकता, उसको सेट असाइड करवा सकता है या आगे रिवीजन में जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो आता है आपका वो आता है रूल नंबर 22। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्री में आता है। जो भी इंटेरोगेटरीज के थ्रू जो भी आपके पास आंसर्स आए हैं उनको आप ट्रायल में यूज़ कर सकते हो एज ए एविडेंस, बस ये याद रखना है, ठीक है। एज ए एविडेंस आप उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ रूल 23 कहता है कि ये ऑर्डर जो है माइनर प्लेंटिफ और माइनर डिफेंडेंट के ऊपर भी अप्लाई होगा एंड नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन के ऊपर भी अप्लाई होगा जो भी वहाँ पे हो रहे हैं। सो दिस इज़ योर ऑर्डर नंबर 11, ठीक है। ऑर्डर 11 के बाद हमें चलना है ऑर्डर 12 के ऊपर। ऑर्डर 12 पे आइए सब लोग। देखो, ये वो रेलेवेंट प्रोविजंस है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपको ये सारे बता रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर 12 एडमिशन्स की बात करता है। जनरली हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि एडमिशन्स कहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल 1 जो है इसको आप स्किप कर सकते हो, नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ ए केस, ठीक है। किसी भी पार्टी जो भी है उसको नोटिस दिया जा सकता है प्लीडिंग के थ्रू या अदरवाइज कि आप एडमिट कर लीजिए पूरा क्लेम या ना कीजिए, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये केस को एडमिट करने के लिए, ये डॉक्यूमेंट को एडमिट करने के लिए, नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, 7 डेज़ का टाइम पीरियड आपको याद रखना। ईदर पार्टी में कॉल अपॉन अदर पार्टी, किसी भी पार्टी को दूसरी पार्टी कॉल कर सकती है एडमिट करने के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे एविडेंस एक्ट में पढ़ते हो ना, फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे ऑर्डर नंबर 12 का। काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अपोजिट पार्टी एडमिट कर लेगी तो उसको प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी हमें। तो रूल 2 यही कह रहा है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को एडमिट कराना चाहते हो फ्रॉम दी अपोजिट पार्टी, ठीक है, तो आप उनको नोटिस देंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 7 दिन के अंदर इसको डॉक्यूमेंट को या तो एडमिट कर लो, अगर आप एडमिट नहीं कर रहे तो ठीक है भाई, हम फिर आगे इसको प्रूव करेंगे। ये यहाँ पे आ जाएगा, द कॉस्ट ऑफ प्रूविंग एनी सच डॉक्यूमेंट शैल बी पेड बाय दी पार्टी, जिसने नेग्लेक्ट कर दिया, ये रिफ्यूज़ कर दिया, उस डॉक्यूमेंट को एडमिट नहीं किया, ठीक है। सो रूल 2 ये कहता है आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। रूल 2 के बाद रूल 2A बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डीम्ड एडमिशन की बात करता है, प्री में आ सकता है डॉक्यूमेंट टू बी डीम्ड टू बी एडमिटेड इफ नॉट डिनाइड आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट। अगर आपने डिनाई नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया कि इस डॉक्यूमेंट को आप एडमिट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपने डिनाई नहीं किया, तो जहाँ स्पेसिफिक डिनाइल नहीं होगा वहाँ इम्प्लाइड एडमिशन आ जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा एवरी डॉक्यूमेंट विच ए पार्टी इज कॉल्ड अपॉन टू एडमिट इफ नॉट डिनाइड स्पेसिफिकली, आ गया ना, और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन, ठीक है। और ना ही उसने प्लीडिंग में लिखा है कि मैं एडमिट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे शैल बी डीम टू बी एडमिटेड, मान लिया जाएगा कि आपने एडमिट कर लिया। लेकिन ये कंसेप्ट डिसेबिलिटी में जो व्यक्ति है उसके अगेंस्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। बस यही आपको याद रखना है कि डीम्ड एडमिट मान लिया जाएगा अगर सामने वाली पार्टी उसको डिनाई नहीं करती है। नाउ रूल 2A के बाद रूल नंबर 4 आपको पढ़ना है।
ठीक है। रूल नंबर 4 प्री के लिए, नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स, ये फैक्ट्स है, एक्ट्स नहीं है, फैक्ट्स है, ठीक है। कुछ फैक्ट्स को देखो, कुछ फैक्ट होते हैं, ठीक है, कुछ नॉर्मल स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं, आपने कह दी कि ये फैक्ट्स हैं, इनको एडमिट कर ले के लिए हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि आप इनको एडमिट कर लीजिए। बड़ा सिंपल है, कोई भी पार्टी नोटिस दे सकती है राइटिंग में एट एनी टाइम नॉट लेटर देन 9 days, बस ये आपको याद रखना है प्री के लिए, 9 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिफोर द डे फिक्स फॉर हियरिंग कॉल और एनी अदर पार्टी टू एडमिट फॉर द पर्पज ऑफ सूट ओनली, सिर्फ और सिर्फ सूट के पर्पज़ के लिए किसी भी स्पेसिफिक फैक्ट को या फैक्ट को जो भी नोटिस में आपने मेंशन करके दिया कि ये एक फैक्ट है, इसको आप एडमिट कर लीजिए, अपोजिट पार्टी को आप बुलाएंगे। एंड इन केस ऑफ रिफ्यूजल और नेग्लेक्ट, अगर वो सामने वाली पार्टी रिफ्यूज़ करती है, नेग्लेक्ट करती है, एडमिट नहीं करती, द सेम विद इन 6 days, 6 दिन के अंदर अंदर, 6 दिन का टाइम पीरियड और 9 दिन का टाइम पीरियड, आफ्टर सर्विस ऑफ सच नोटिस और विद इन सच वे जो भी कोर्ट अलाउ करेगी, तो जो कॉस्ट होगी अगेन, जैसे हमने डॉक्यूमेंट को प्रूव करवाने की जो कॉस्ट थी उस पार्टी के ऊपर आ जाएगी जो पार्टी नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ कर रही है। सेम फैक्ट को नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ किया है, आपने एडमिट नहीं किया, तो उसको प्रूव करने की जो भी कॉस्टिंग होगी वो आपके ऊपर लाई करेगी। बस यही आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद जो है डायरेक्टली रूल नंबर 5 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। रूल नंबर 6 जनरल सा रूल है कि जहाँ एडमिशंस होंगे, जहाँ पार्टीज़ ने एडमिट कर लिया, उसके बाद कोर्ट जो है जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी, और जजमेंट के बाद देखिए जजमेंट एंड द डिक्री शैल बियर द डेट ऑफ जजमेंट, फिर जजमेंट जो है डिक्री के बाद आपकी बनी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको रूल नंबर 7, रूल नंबर 8 नहीं पढ़ना है, रूल नंबर 9 भी आपको नहीं पढ़ना है, ये सारे बाकी स्किप कर सकते हैं आप। नाउ कम टू ऑर्डर नंबर 13, प्रोडक्शन इम्पाउंडिंग रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे बहुत ही कम क्वेश्चन इस ऑर्डर से पूछे जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। आप इसको हेडिंग बेस्ड करके चलें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कोई भी रूल जो है इसके अंदर से स्पेसिफिकली किसी रूल से क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर याद ही रखना है तो आप जो रूल नंबर 3 है ये आपका याद रख सकते हैं, ठीक है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट। रिजेक्शन ऑफ इरेलीवेंट और इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट के पास पावर है एट एनी स्टेज ऑफ द सूट रिजेक्ट कर सकती है किसी भी डॉक्यूमेंट को, कोर्ट को लगा इरेलीवेंट है या अदरवाइज इनएडमिसिबल है, ठीक है। बस यहाँ पे जो रीज़न है अपने रिकॉर्ड कर देंगे क्यों उन्होंने रिजेक्ट किया। तो रूल नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सच, ठीक है। सो ऑर्डर नंबर 13 के अंदर आप रूल नंबर 3 आप पढ़ते हुए चलेंगे। नाउ कम टू ऑर्डर नंबर 14, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ योर सीपीसी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। 14 पे आइएगा। होपफुली आपका हरियाणा एडी का एग्जाम अच्छा हो, ठीक है। ऑर्डर 14 कहते हैं सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड डिटरमाइनिंग ऑफ सूट ऑन इश्यूज ऑफ लॉ एंड इश्यूज एग्रीड अपॉन। अब सबसे पहला जो रूल है प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। सबसे पहली बात है कि इश्यूज कब अराइज होते हैं, ये आपसे कई बार प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इशू कब अराइज होगा, जब मटेरियल प्रपोजिशन या तो फैक्ट की या लॉ की अफर्म की जाएगी, एक पार्टी उसको अफर्म करेगी और वन पार्टी, ठीक है, डिनाई बाय दिया था, दूसरी पार्टी डिनाई करेगी। ये पहला ही रूल है और इसका फर्स्ट सब रूल जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है। इसके बाद जो है आपको याद रखना है इश्यूज 2 प्रकार के होंगे, इशू ऑफ फैक्ट होगा, इशू ऑफ लॉ होगा, ठीक है। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, तो रूल 1 में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। रूल 2 पे आइए, कोर्ट टू प्रनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे कोर्ट हर एक इशू के ऊपर जजमेंट प्रनाउंस करेगी। दाओ आपका केस जो है सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी इश्यूज़ के ऊपर भी डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, उसके बावजूद भी जितने भी इश्यूज़ फ्रेम किए हैं कोर्ट सारे के सारे इश्यूज़ जो है उनको डील करेगी, उनके ऊपर जजमेंट प्रोनाउंस करने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो सब रूल 2 है इसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं वेयर इश्यूज बोथ ऑफ लॉ एंड ऑफ फैक्ट अराइज इन द सेम सूट, एक ही सूट के अंदर इशू ऑफ लॉ भी है और इशू ऑफ फैक्ट भी है। एंड द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट द केस और एनी पार्ट देयर ऑफ मे बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन एन इशू ऑफ लॉ ओनली। कोर्ट को लगता है सिर्फ और सिर्फ हम लॉ वाले इशू के ऊपर ही डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, फैक्ट वाले को छेड़ने की जरूरत भी नहीं है। सो इट मे ट्राई दैट इशू फर्स्ट इफ द इशू रेट्स टू, देखो लॉ वाले इशू को पहले ट्राई किया जा सकता है, लेकिन आपको जजमेंट सारे ही इशू के ऊपर सुनानी पड़ेगी। देखो किस केस के अंदर, जहां वो लॉ वाला इशू जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है, या फिर है बार टू सूट क्रिएटेड बाय एनी लॉ, या सूट के बार के ऊपर वो अगर जो इशू है आपका इशू ऑफ लॉ है, तो इन केसेस के अंदर पहले आप इशू ऑफ लॉ को डिसाइड कर सकते हो, उसके बाद जैसे सब रूल 1 ने कहा कि फैक्ट वाला इशू के ऊपर भी जजमेंट आनी जरूरी है, तो आएगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब सब रूल 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूल 3 प्री के लिए ये भी इंपॉर्टेंट। मटेरियल जो आपके फॉर्म है जहाँ से आप इश्यूज़ फ्रेम करते हो, कहाँ से इशू फ्रेम कर सकते हो, सीधी सी बात है एलिगेशंस जो पार्टीज़ ने लगाए हैं, ठीक है, प्लीडिंग में एलिगेशन आए, इंटेरोगेटरीज में है, कोई डॉक्यूमेंट है उससे पता लगा, वहीं से मटेरियल जो इशूज़ हैं वो आपके फ्रेम किए जाएंगे, ठीक है। सो बड़ा क्लियर है। द कोर्ट में फ्रेम द इशूज़ फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, ये मटेरियल है आपके पास, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि ये कंटेंट है जहाँ से हमें इशूज़ फ्रेम करने हैं, ठीक है। नाउ सब रूल 4 ये भी इंपॉर्टेंट, रूल 4 ये भी इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। कोर्ट में एग्जामिन विटनेस और डॉक्यूमेंट बिफोर फ्रेमिंग इश्यूज। देखो क्या होता है कई बार
कोर्ट इशू फ्रेम करने से पहले कुछ ऐसे लोगों को एग्जामिन करना चाहती है, ठीक है, जिनकी एग्जामिनेशन के बिना कोर्ट इशू फ्रेम नहीं कर सकते। देखिए, विद द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट द इश्यूज कैन नॉट बी करेक्टली फ्रेम, कोर्ट को लगता है कि इश्यूज प्रॉपरली फ्रेम नहीं किए जा सकते बिना एग्जामिनेशन करे सम पर्सन जो कि उनके सामने नहीं है या किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट किए बिना हम प्रॉपरली इश्यूज फ्रेम नहीं कर सकते। तो कोर्ट क्या करेगी, एडजर्न कर देगी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। ये जो टाइम पीरियड नॉट लेटर देन 7 days, 7 दिन का टाइम पीरियड, 7 दिन के लिए आप एडजर्न कर सकते हो, ठीक है। फिर आप उस व्यक्ति को एग्जामिन करें, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करें, उसके बाद आप इश्यूज को प्रॉपरली फ्रेम कर लीजिए। यही प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा यहाँ से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है रूल नंबर 5, हेडिंग बेस्ड आपको पता होना चाहिए, पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट इशूज़। हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है कि इशूज़ जैसे प्लीडिंग, ठीक है, प्लेन रिटन स्टेटमेंट को भी अमेंड करने की पावर है, वैसे ही इशूज़ को भी अमेंड और स्ट्राइक आउट करने की पावर होती है, ठीक है। बिफोर पासिंग ए डिक्री पास, जैसे आप लोग सीआरपीसी में पढ़ते हो ना अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज, वैसे ही यहाँ पे डिक्री पास करने से पहले आप इश्यूज़ को चेंज भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। तो लाइक सीआरपीसी में जो बड़ा आपने अल्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और एडिशन इन चार्जेस, वही कंसेप्ट यहाँ पे पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट इश्यूज़। हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है रूल 6 नहीं पढ़ना आपको एंड रूल नंबर 7 भी नहीं पढ़ना है। सो दिस इज़ इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका ऑर्डर नंबर 15, ऑर्डर नंबर 15 से लेके 16 नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। 16A मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा, ठीक है, 18 भी मिल जाएगा। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो मिले आपको रूल नंबर 20 तक मिले और उसके बाद जो वीडियो होगी 21 तक मिलेगी। टेंशन मत लेना, कोशिश यही है मेरी कि 29-30 जुलाई को आपका हरियाणा का एग्ज़ाम है ADA का, तो सारी चीज़ें मेरी तरफ से ठीक रहेंगी तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी सारे आपको लेक्चर्स वीडियोज़ वगैरह प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे सेशन। आप लोग अनअकैडमी पे चेकआउट कर सकते हो, अभी लेटेस्ट ऑफर चल रहा है जिसके अंदर 25% डिस्काउंट आपको मिल रहा है लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके। और आज रात को 8 बजे सेशन है हमारा, ठीक है, किस चीज़ का, हरियाणा ADA का जो मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो 8 बजे होगा, 9 बजे नहीं है, 8 से 10 2 घंटे की क्लास होगी आज से, ठीक है। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। आप लोग लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।